हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जनरल साइंस डिस्कस कर रहा हूं। एलडीसी एग्जाम के लिए, वनपाल के लिए, आरएएस फर्स्ट ग्रेड, पुलिस कांस्टेबल, वनपाल, कोई भी जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जहां भी जनरल साइंस आता है, एसएससी वगैरह, सभी में जनरल साइंस लगभग जो है सेम सिलेबस रहता है। और हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे बड़ा जो जनरल साइंस का सिलेबस दे रखा है वो एलडीसी के एग्ज़ाम में। तो हम एलडीसी के साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे थे। और हमारा कल जो वीडियो था वो किसके ऊपर स्टार्ट हो चुका था दोस्तों? अपने कल स्टार्ट कर दिया था अपन ने रक्त समूह के बारे में। और आप लोगों ने, जिस भी विद्यार्थी ने पूरा वीडियो देखा, उसने कमेंट किया कि सर वीडियो लास्ट में कट गया है। हाँ बिल्कुल, वो जो है कि टेक्निकल इशू था, उसको अब जो है सॉर्ट आउट कर दिया गया है। आगे से वो इशू तो कभी नहीं आने वाला है। और अपन ने वर्ग, जो रुधिर वर्ग है, उसके बारे में बात करी थी। तो ब्लड ग्रुप जो है उसकी खोज किसने करी थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। ये बात मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के अंदर जो है रुधिर जो होता है वो लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एंटीजन्स उनके कारण भिन्न होता है और रुधिर के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इसके बारे में लैंडस्टीनर ने बताया था। और इन्होंने बताया था कि जब अपन गलत रुधिर का आदान कर देते हैं, यानी रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, तो उसके कारण फिर हमारे शरीर में एगुलिटेशन होता है या एगुलिटिनेशन होता है, जिसे कहते हैं अभिश्लेषण। रक्त के अवयवों का चिपक जाना एक दूसरे से, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो रक्त जब चिपक जाएगा तो अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा और अपनी डेथ हो सकती है। तो जब दो विशेष प्रकार के प्रोटीन के कारण होता है, जिन्हें एंटीजन और एंटीबॉडी कहते हैं। फिर मैंने एंटीजन के बारे में बताया था कि जो एंटीजन होते हैं उन्हें हम एग्लूटिनोजेंस कहते हैं, जबकि आपके एंटीबॉडीज़ को एग्लूटिनिन्स कहते हैं। ठीक है। और जो एंटीजन्स होते हैं वो लाल रुधिर कणिकाओं की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पाए जाते हैं। और जबकि आपके एंटीबॉडीज जो है वो WBC में संश्लेषित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप जो है संश्लेषित होते हैं, और ये रुधिर, प्लाज्मा या सीरम में पाए जाते हैं। ये बातें बताई थी। फिर एंटीजन दो प्रकार के थे, कैपिटल ए एंटीजन कैपिटल ए और एंटीजन कैपिटल बी। और एंटीबॉडी में भी दो टाइप बताए थे मैंने, स्मॉल ए और स्मॉल बी। उसके बाद अपन बात कर रहे थे मनुष्य में रुधिर वर्ग या ABO सिस्टम के बारे में, और वीडियो कट हो गया था। तो अब अपन बात करेंगे आज मनुष्य में रुधिर से। ठीक है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, और आज थोड़ा सा मैं बड़ा लिखूंगा, तो आप लिखिए मनुष्य में रुधिर वर्ग। मनुष्य में रुधिर वर्ग, या इसे ही आप क्या कहते हो, या ABO सिस्टम। क्या कहते हैं? ABO सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो अपन बात करने वाले हैं मनुष्य के अंदर जो रुधिर है उसके जो अलग अलग वर्ग है उनके बारे में। तो आपको दोस्तों बता दूं कि रुधिर वर्ग जो है वो यहाँ पर दो टाइप के हैं। ठीक है। वैसे टोटल 4 है, लेकिन दो कैसे? तो A, B और O, और एक है AB। तो जो A, B और O है, इसके बारे में तो दोस्तों आपके बताया था किसने? लैंडस्टीनर ने इसके बारे में तो बताया था। ठीक है। किसने बताया था? लैंडस्टीनर ने। जबकि ये जो हमारा AB है, इसके बारे में किसने बताया था? तो इस AB की खोज जो है वो की थी आपके किसने? डी कैस्टेलो तथा स्टर्लिने। ठीक है। किसने करी थी? डी कैस्टेलो तथा स्टर्लिन ने इसकी खोज करी थी। ये बात आपको एक तो याद रखनी है। दूसरी आपको याद रखनी है कि जो लैंडस्टीनर है उन्होंने कहा था कि जो ABO ग्रुप है, यानी A, B और O, ये जो तीनों ग्रुप है, ये रुधिर के अंतर्गत ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में हम 4 रुधिर वर्ग कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि ये जो ABO ग्रुप तो है,
लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर अपन ने 4 भाग बना दिए, ए बी और ए बी, ठीक है भाई, ए बी और ओ, फिर एक आपका ए बी, ये टोटल 4 वर्ग है। तो अपन को इन चारों के बारे में ध्यान रखना है। तो वर्ग के समूह, जो रुधिर वर्ग है वो है कितने, या रुधिर के समूह कितने हैं, तो रुधिर वर्ग, तो रुधिर वर्ग है कितने, तो 4 है। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ओ और चौथा है ए बी। इन चारों के बारे में आपको पढ़ना है अब, ठीक। अब कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा तो एंटीजन होगा और कौन सा एंटीबॉडी होगा, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रुधिर के आदान को समझने के लिए, यानी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से ब्लड में तो एंटीजन कौन सा होता है और कौन सा एंटीबॉडी होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को टेबल बनवा रहा हूँ, वो टेबल आप बना लेंगे और अपन टेबल बनाएंगे, एक सेकेंड, अपने को टेबल बनानी है। देखो 4 ग्रुप है अपने, ए बी ओ और ए बी 4, और एक लिखने के लिए रुधिर वर्ग यानी 5, तो 5 और ऐसे 3, ठीक है बस। तो ये हो गया, एक सेकेंड, इसको अब यहाँ ले लेते हैं और ये अपना इसको, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा होगा तो ठीक रहेगा, दिखाई दे देगा अच्छे से। और जो पीडीएफ आएगी आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर बता ही रखा है, जो भी ज्वाइन नहीं है ज्वाइन हो जाना भाई, वहीं पर आएगी पीडीएफ वगैरह। अभी नहीं आ रही है हमें पता है, वो आ जाएगी, थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है। ऐसे डायरेक्ट हमारे पास में ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे हम डायरेक्ट क्रिएट कर पाए, तो वो आ जाएगी जब भी आएगी, एग्ज़ाम से पहले ही आएगी। अब इसके अंदर आप लिख लीजिए यहाँ पर रुधिर वर्ग, इंग्लिश वाले लिख लेना ब्लड ग्रुप, फिर इधर आप लिखोगे एंटीजन, ठीक है, और इधर आप सभी लिखोगे एंटीबॉडी। क्लियर है? तो रुधिर वर्ग, एंटीजन और एंटीबॉडी। अब इधर रुधिर वर्ग जो है वो कौन कौन से हैं, तो ए, इधर बी, इधर ओ और फिर आपका इधर, चलो ऐसा करो इस ओ को जो है आप इस ओ को हटाइए, इधर आ जाएगा ए बी और इधर आ जाएगा ओ, ठीक है। अब इसके अंदर भर देते हैं। तो देखो एंटीजन जो होगा ए के अंदर वो कैपिटल ए ही होगा, बी के अंदर जो होगा वो कैपिटल बी होगा, और ए और बी में होगा वो ए बी ही होगा, और लेकिन जो ओ होगा उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होगा, नील हो जाएगा। एंटीबॉडी की बात की जाए तो जो ए रुधिर वर्ग होता है उसके अंदर स्मॉल बी एंटीबॉडी होता है, और बी रुधिर वर्ग के अंदर स्मॉल ए एंटीबॉडी होता है, और ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ओ के अंदर जो होता है वो होता है ए बी एंटीबॉडी। समझ में आ गई बात? तो कौन से ब्लड में, यानी कौन ए अगर वर्ग है आपके रुधिर का, तो आपके अंदर एंटीजन होगा ए और एंटीबॉडी होगा स्मॉल बी। अगर बी है तो एंटीजन होगा कैपिटल बी और एंटीबॉडी होगा स्मॉल ए, उल्टा होगा, बस ये याद रखना। अगर ए आपका एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगा, बी अगर है तो एंटीबॉडी ए हो जाएगा, और अगर ए बी दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगा ही नहीं, नील हो जाएगा, और अगर एंटीजन नील है तो एंटीबॉडी होगा ए बी। समझ में आ गई बात? कौन से वर्ग में कौन सा एंटीजन और एंटीबॉडी होगा ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आप अभी आगे समझेंगे कि कौन तो किसको रुधिर दे सकता है और कौन किसको नहीं दे सकता। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये टेबल याद रखना। अब आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कि रुधिर आदान के लिए रुधिर वर्ग, ये हेडिंग डालेंगे आप इधर, रुधिर, यह आपके दे रखा है रक्तादान, रुधिर आदान, इंग्लिश में वाले लिख लेंगे ब्लड
ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में अपन बात कर रहे हैं, और उसके लिए रुधिर के लिए रुधिर वर्ग। ठीक है, तो अपन यहाँ पर अभी एक टेबल बनाएंगे आराम से बढ़िया वाली। उस टेबल को अच्छे से देख लेना तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो देखो, इसके अंदर भी अपन को 3 ही लेने हैं और वैसे टोटल 5 ही लेने हैं वापस। ठीक, अब इसको ये लो, लेकिन इसमें थोड़ा सा इस बार अपन को छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें लिखना पड़ेगा अपन को थोड़ा कि कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता, इस प्रकार से। ठीक है, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा, हाँ अब सही है, एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, अब बिल्कुल सही है। अब देखिए, इधर आ जाएगा आपका रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप, इधर लिख लो आप रुधिर वर्ग। और ये कौन किसको दे सकता है कौन किसको नहीं दे सकता, इसकी पूरी झंझट मारी आज ख़त्म हो जाएगी। आज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन तो किसको दे सकता है और कौन किसको नहीं दे सकता। और जो ये आज टेबल अगर आपने नहीं सीखी तो ये मान के चलो फिर आप इसको सीख भी नहीं सकते, इतना आसान तरीके से समझा दिया जाएगा। किस वर्ग को दे सकता है। ठीक है, मतलब अभी मैं यहाँ जो लिखूँगा इस वाले सेक्शन में वो होगा कि कौन किसको दे सकता है, मतलब यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा ए, वो किसको दे सकता है, तो वो मैं यहाँ लिखूँगा। और किस वर्ग का ग्रहण कर सकता है, किस वर्ग का ले सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो किसको तो ये दे सकता है और कौन सा ग्रुप किससे ले सकता है वो आपको मैं यहाँ लिखवाने जा रहा हूँ। यहाँ आप सभी ब्लड ग्रुप लिख देंगे वापस से वही, ए, इधर आपका बी, इधर आपका ए बी और इधर आपका ओ। ठीक, और अब इधर क्या हो जाएगा, देखो किस वर्ग को दे सकता है, तो दे सकता है ये ए को और ए बी को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए किसको दे सकता है, तो जहाँ कहीं भी एक ग्रुप आ रहा हो वो सभी को दे सकता है। तो देखो, ए को खुद को देगा और एक ए बी को भी देगा। ऐसे ही बी ग्रुप किसको देगा, तो बी को खुद को देगा और ए बी को दे सकता है, जहाँ भी बी का नाम आ जाए। ए बी किसको देगा, तो ए बी के पास में देखो ए को देगा, बी बी को देगा, तो ए बी किसको देगा, ए बी को खुद को दे देगा। और ओ जो है वो सभी को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और आपके ओ को दे सकता है और आपके ए बी को देगा। तो ये चारों को दे सकता है। ये ले किसका सकते हैं, तो ए अगर लेगा तो किससे लेगा, या तो ओ से लेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, या फिर ए से। देखो अब ओ दे किसको सकता है, ए को, और ए खुद ए को दे सकता है, तो इसका मतलब ए से ही लेगा या फिर ओ से लेगा। ऐसे ही बी है वो भी किससे लेगा, ओ से और बी से। लेकिन ये जो ए बी है ये दे तो सकता है केवल ए बी को, लेकिन ये ले सकता है ओ से भी, ए से भी और बी से भी, और ए बी से तो लेगा ही, जब दे सकता है तो लेगा ही ए बी से तो। और ओ जो है वो केवल ले किससे सकता है, ओ से, क्योंकि ये सबको दे रहा है, जब ए को दे रहा है, बी को दे रहा है, ओ को दे रहा है, ए बी को दे रहा है, तो ओ से ही लेगा। क्लियर है, तो ये अपना जो है टेबल याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस टेबल से 101% एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे कौन सा ही एग्ज़ाम हो, चाहे आपके राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में अगर जनरल साइंस है तो वहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और आपके इंडिया लेवल के भी जितने एग्ज़ाम हैं उन सब में यहाँ से तो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो आप एक बार इसको वापस बहुत अच्छे से बोलेंगे कि ए जो है वो किसको दे सकता है, तो ए और ए बी को, तो लेगा भी किससे, ओ से और ए से केवल। बी जो है वो किसको दे सकता है, बी और ए बी को, तो ये लेगा किससे, ओ से और बी से।
ए बी किसको दे सकता है, ए बी को, तो ये लेगा किससे, सबसे, ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है। ओ जो है वो दे किस किस को सकता है, तो ए को, बी को, ओ को और ए बी को, लेकिन लेगा किससे, सिर्फ और सिर्फ आपके ओ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओ है, इस देखिए इस पूरे को मैं इधर हटा रहा हूँ थोड़ा सा, ये लो, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लियर है दोस्तों कि ये जो ओ है भाई, ये जो ओ है, ये ओ तो क्या हो जाएगा, ये ओ तो हो जाएगा हमारे क्या, अरे ये हो जाएगा सर्वदाता या सावित्रिक दाता, सर्वदाता, सभी को देने वाला सर्वदाता, कौन, ओ। जबकि ये जो आपका ए बी है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वग्राही, सभी का ग्रहण करने वाला, ये क्या होगा, सर्वग्राही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो सबसे ले सकता है, एक ओ का ग्रहण कर सकता है, ए का ग्रहण कर सकता है, बी का ग्रहण कर सकता है, ए बी का ग्रहण कर सकता है। ऐसे ही ओ जो है वो दे सकता है सभी को, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। समझ में आ गई बात। तो आप ये कह सकते हैं कि सर्वदाता कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो आपका ओ, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, या ये कह सकते हैं सावित्रिक ग्राही या सर्वग्राही कौन है, तो ए बी है जो सभी का ग्रहण कर सकता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, और ये होता है इसी वजह से, तो जब आपका खून किसी को चढ़ाया जाता है, ब्लड आप देते हैं किसी को, ट्रांसफ़र करते हैं, तब आपका चेक किया जाता है कि दोनों का जो रुधिर वर्ग है वो सेम है या नहीं है, मतलब दे सकता है नहीं दे सकता, इस टाइप से। सेम तो होगा नहीं, ये होना ज़रूरी है कि वो इसको दे सकता है नहीं दे सकता, इस टाइप से। ठीक है, क्लियर है। अब आपको ये भी बता दूं कि कोई भी ग्रुप लेगा भी उसी से जिसको वो दे सकता है। समझ में आ गई बात। ए बी किसको देता है, ए बी को, तो ये लेगा भी किससे, ए बी से लेगा ही लेगा, तो ए ओ और बी आप तो ऑटोमेटिक इसमें आ गए ए बी के अंदर। ठीक है, ओ अगर दे सकता है सबको तो लेगा सिर्फ अपने से, खुद से ही। ए बी जो है वो देगा किसको, बी और ए बी को, लेकिन लेगा किससे, ओ और बी से। ए देगा किससे, ए और ए बी को, लेकिन लेगा ओ और ए से। समझ में आ गई बात। अब जो है दोस्तों अपन क्या करेंगे कि ये तो अभी समझा हमने केवल कि ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है, रुधिर का जो आदान होता है, वो किस बेस पर होता है और कैसे होता है, और कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। लेकिन आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या हो जाता अगर ए वाले का रुधिर जो है वो किसको चढ़ा दिया जाता, अरे वो अगर दे दिया जाता ए बी को, तो क्या, सॉरी ओ को दे दिया जाए तो क्या दिक्कत आ रही है। बी का जो है वो ओ को दे दिया जाए तो क्या दिक्कत आ रही है। ए बी का जो है वो अगर किसी ए को दे दिया जाए तो क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम क्या आ जाती है, अगर हम ये ऐसा उल्टा सीधा कर देते हैं तो हम आप ये जो है एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए, मनुष्य में रुधिर का आदान, टॉपिक डालिए, एक सेकेंड, मनुष्य में रक्त का आदान, मनुष्य में रक्त का आदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ह्यूमन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ह्यूमन। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है, तो हम यहाँ पर एक मैन ले रहे हैं, मैन ए। ठीक है, ये क्या लिया अपन ने, मैन ए ले लिया, और इधर अपन ने लिया मैन बी। क्लियर है। इस ए वाले के पास में मान लो कि इसके पास जो रक्त है वो ए है, रक्त का जो वर्ग है वो कौन सा है, ए, जबकि इसके पास में जो रक्त है वो कौन सा है, मान लो बी।
अब तो ऑटोमेटिकली देखो, जिसके पास रक्त अगर ए है तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, तो इसके अंदर एंटीजन तो होगा कैपिटल ए, और एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो इसके अंदर एंटीबॉडी हो जाएगा स्मॉल बी। इसके अंदर जो एंटीजन होगा वो कौन सा हो जाएगा, कैपिटल बी, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो इसके अंदर एंटीबॉडी हो जाएगा स्मॉल ए। समझ में आ गई बात। तो मैन ए और मैन बी दो अपने पास अलग अलग आदमी थे। एक आदमी के पास में रक्त है ए, एक के पास में है बी। तो जिसके पास में रक्त ए है उसके पास में एंटीजन तो होगा ए और एंटीबॉडी हो जाएगा स्मॉल बी, जबकि बी के पास में क्या होगा, एंटीजन होगा बी और एंटीबॉडी होगा ए। अब आपको बता दूं दोस्तों कि रक्त का जो है अभिश्लेषण नहीं होना चाहिए। अगर रुधिर जो है चिपक जाता है तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, रुधिर जो है वो जम जाए, तो क्या होगा, मनुष्य की मृत्यु होगी। और वो चिपकना नहीं चाहिए। मृत्यु रुकेगा कब, जब चिपक जाएगा एक दूसरे से, और चिपकना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या नहीं होना चाहिए, अभिश्लेषण नहीं होना चाहिए। लेकिन अभिश्लेषण तो होता कब है, तो अभिश्लेषण तब होगा जब आपका उल्टा सीधा आपने कारनामा कर दिया। उल्टा सीधा कारनामा मतलब आपने जो है उल्टा गलत रुधिर का ट्रांसफ़र इधर उधर कर दिया, तब। समझ में आई बात। तो अभिश्लेषण कब होता है, जब आप उल्टा सीधा या गलत रुधिर का जो है आदान कर देते हैं। अब ये बताइए, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, एंटीबॉडी बी है और एंटीबॉडी ए है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा। तो अब एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, उसमें एंटीजन बी है, इसमें एंटीबॉडी ए है, तब तो इनके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अभिश्लेषण यानी कि जो आपका मैंने बताया है कि एगुलिएशन जो है वो कब होता है, या एगुलिटिनेशन जो है वो कब हो जाता है, अभिश्लेषण कब होता है, तो वो देखिए। अभिश्लेषण तब होता है जब एंटीजन तथा एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी जो है दोनों एक दूसरे के अनुरूप हो, एक दूसरे के अनुरूप हो। तो अभिश्लेषण कब हो रहा है, तो अभिश्लेषण यानी कि उसके रक्त के जो अवयव है वो कब चिपक रहे हैं, वो तब चिपक रहे हैं जब एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के अनुरूप हो। एक दूसरे के अनुरूप का मतलब है जब आपके एंटीजन ए और इसके साथ मिल जाए एंटीबॉडी बी, कौन सी, ए वाली, तो ये जो हो गया, ये फिर एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के अनुरूप हो जाएंगे। जैसे ही ये होगा, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए मिलेंगे तो अभिश्लेषण हो जाएगा। ऐसे ही अगर एंटीजन बी और एंटीबॉडी स्मॉल बी मिल गए तो अभिश्लेषण होता है। समझ में आ गई बात। तो देखिए, ए वाले का अगर ब्लड बी वाले को दिया जाता है, सपोज करो ए वाले का ब्लड बी वाले को दिया जाता है, जैसे ही आपने ए वाले ने अपना ब्लड बी वाले को दिया, तो ए वाले का ब्लड जैसे ही बी वाले के पास पहुंचेगा, तो बी वाले के शरीर में जो ब्लड है वहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी कौन कौन प्रेजेंट है, एंटीजन कैपिटल बी और एंटीबॉडी स्मॉल ए। और जैसे ही आपने एंटीजन ए वहाँ भेज दिया और एंटीबॉडी बी भेज दिया, तो ये तो दोनों जुड़ जाएंगे, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी, दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये तो गपला हो गया, लफड़ा हो गया ना भाई। लफड़ा क्या है, ये तो दोनों जुड़ जाएंगे, अनुरूप हो गए एंटीजन और एंटीबॉडी। अब जब एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के अनुरूप होंगे तो अभिश्लेषण होगा, और अभिश्लेषण होगा तो मनुष्य के रुधिर वाहिनियों में जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आपको अल्टीमेटली ध्यान क्या रखना है
कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो एक दूसरे के अनुरूप कभी भी नहीं मिलने चाहिए अपनी बॉडी के अंदर। ये बात आपको समझनी है और ये बात आपको याद रखनी है। तो इस वजह से ए वाला जो है वो अपने बी को नहीं दे करके ए वाला या तो ए वाले को देगा या ए बी को देगा। क्यों? क्योंकि ए बी के अंदर जो है एंटीजन जो होता है वो कौन सा होता है? ए बी होता है, और एंटीबॉडी होता नहीं है। तो एंटीजन कौन सा भी जाओ ना अंदर, एंटीबॉडी है ही नहीं वहाँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आई बात? तो इसलिए ये जो है ए वाला केवल किसको देता है? देता है केवल ए और ए बी से, और लेता भी किससे? ओ और ए से ही। बी किसको देगा? बी और ए बी को, और लेगा किससे? केवल ओ और बी से। ए बी देगा किसको? ए बी को, लेकिन ले किससे सकता है? सभी से, ओ से, ए से, बी से और ए बी से। फिर ऐसे ही ओ जो है वो दे किसको सकता है? तो सभी को दे सकता है, ए बी ओ को, लेकिन लेगा किससे? केवल ओ से ही लेता है। तो ये जो अवरोध है, ये अभिश्लेषण है जो वो नहीं बनना चाहिए, और वो तब बनता है जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे के अनुरूप हो और वो जुड़ जाए। ठीक, वो अगर जुड़ जाएंगे तो अभिश्लेषण होगा, और अभिश्लेषण होते ही रुधिर वाहिनियों में कठिनाई होगी, अवरोध उत्पन्न होगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो यही चीज़ थी जो आप लोगों को समझानी थी, और ये आपके स्पष्ट सिलेबस के अंदर मेंशन है कि रक्तदान के बारे में पढ़ना है। यानी आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन किसको दे सकता है। एक बार तो आरएएस में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है कि एक आप जो है रोड पे जा रहे हैं, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर ब्लड देने की ज़रूरत है। मानिए कि उस व्यक्ति का ब्लड जो है वो बी है, तो आप दे सकते हैं या नहीं? इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए कि भाई कौन सा अपन किसको दे सकते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं रुधिर वर्ग जो होता है उसके जीन्स की, यानी जीन्स ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में अपन बात करेंगे। तो आप अब हेडिंग डालेंगे सभी, क्या हेडिंग डालेंगे? रुधिर वर्ग के जीन्स, रुधिर वर्ग के जीन्स। ठीक है, जीन्स ऑफ ब्लड ग्रुप, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपके जीन्स ऑफ ब्लड ग्रुप जो है उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो मनुष्य होता है उसकी संतति हो, यानी कि उससे बनने वाले जो उसके बच्चे हैं, उनकी संतानें हैं, उनकी लाल रुधिर कणिकाओं में बनने वाले एंटीजन का जो निर्धारण होता है वो जीन्स करते हैं। कौन करता है? जीन्स करते हैं। और जो ये जीन है इन्हें हम यहाँ पर कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस कैपिटल आई का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आइसोहीमोग्लूटिनिन। क्या होता है? आई का मतलब आइसोहीमोग्लूटिन, जिसे आप जो है आई ए है जैसे तो एंटीजन ए होगा, आई बी है तो आपका एंटीजन बी होगा, आई ओ है तो इसमें किसी भी एंटीजन का विकास नहीं होता है। तो कौन से ब्लड में कौन सा आपका जो है जीनोटाइप पाया जाता है? जो ये हमने लिखा ना अभी, ओ है, ए है, तो इसके अंदर कौन सा जीन्स पाया जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। तो आप लिखेंगे दोस्तों कि आरबीसी में बनने वाले, आरबीसी में बनने वाले एंटीजन जो होते हैं उस एंटीजन का निर्धारण, एंटीजन का निर्धारण कौन करता है? जीन्स करते हैं। ये जीन क्या होते हैं ये अपन बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में। ठीक है, जीन्स करते हैं और जीन को, इस जीन्स को आई से निरूपित करते हैं। ठीक, आई से व्यक्त करते हैं, मैं यही लिख रहा हूँ, व्यक्त करते हैं, यानी कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और इस आई का मतलब क्या है? तो इस आई का मतलब होता है हीमोग्लूटिन।
क्या मतलब होता है? आइसो हीमोग्लूटिनिन होता है। ठीक है, इस आई का मतलब क्या है? तो आइसो हीमोग्लूटिनिन होता है। और इसके अंदर अगर आपका आई ए है, जीनोटाइप क्या है? आई ए है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या होगा? एंटीजन ए। अगर आई बी है तो क्या होगा? तो होगा एंटीजन बी। ठीक है, क्या होगा? एंटीजन बी। और अगर आई ओ है तो इसका मतलब है इसमें किसी भी एंटीजन का विकास हुआ ही नहीं है। ठीक, तो आप लिखोगे एंटीजन का विकास नहीं। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर आई ए है मतलब एंटीजन ए, आई बी है मतलब एंटीजन बी, और आई ओ है तो एंटीजन का विकास ही नहीं हुआ है। अब ए के अंदर कौन सा होता है, बी के अंदर कौन सा होता है, ये मैं आप लोगों को यहाँ टेबल में वापस लिखवा रहा हूँ, जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, तो इसमें तो 2 की ज़रूरत है और वैसे 5 की, तो ये लो, ये टेबल बना देंगे। तो ये अपने पास में आ गई टेबल। चलो, अब आप यहाँ पर लिख लोगे वही ब्लड ग्रुप, तो बी जी। ठीक है, और इधर आप लिखोगे जीनोटाइप, यानी जीन्स जो होते हैं उनका टाइप। ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? ए बी और ओ। ठीक है, ओ के अंदर जो जीनोटाइप होगा वो आई ओ होगा, यानी इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है। आई ए और आई बी, यानी इसके अंदर दोनों एंटीजन हैं। फिर इसके अंदर या तो होगा आई बी या फिर इसके अंदर होगा ही नहीं, यानी आई ओ। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा तो आई ए, और अदरवाइज नहीं है तो फिर आई ए और आई ओ होगा। यहाँ पर भी ये आई बी आएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मिटा दो। यहाँ पर क्या होगा? आई बी होगा और आई ओ होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो कौन से ब्लड में कौन सा जीनोटाइप होगा ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। लेकिन दोस्तों, जिस संतान या संतति को माता पिता से आई ए और आई बी जीन्स प्राप्त होते हैं, यानी कि ये वाला जीन्स जिसको मिल जाए भाई, पेरेंट्स से जो है उसको आई ए और आई बी जीन्स अगर प्राप्त होता है तो फिर उसमें एंटीजन ए है और एंटीजन बी है, दोनों ही विकसित होंगे। और जब दोनों विकसित होते हैं तो ये दोनों के दोनों जीन समान रूप से प्रभावी होते हैं। और जब ये वाला जीन उसको मिलता है, मतलब उसके मतलब है कि उस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? ए बी होगा। समझ में आ गई बात? तो ये आप जो है जीनोटाइप से पता लगा सकते हैं कि किसके बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। मतलब जिसको देखो, अब अगर आई बी मिल गए तो उसके क्या होगा? बी ब्लड ग्रुप होगा बच्चे का। आई ए मिल गए तो ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं, जैसे देखो अब आई ओ मिल जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो है ना तो पेरेंट्स से मिले हुए का एंटीजन विकसित हुआ, ना ही मदर भाई मतलब पापा से मिले हुए का, और ना ही मम्मी से मिले हुए का, किसी का भी एंटीजन विकसित ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा? ओ होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये जो ब्लड ग्रुप है इसका इनहेरिटेंस के बारे में बता देता हूँ, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में, वर्ग जो रुधिर वर्ग है उसकी वंशागति क्या होती है और कौन सा उनके बच्चे में हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, इसके बारे में एक टेबल के माध्यम से।
तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग की वंशागति। किसकी? रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आप इधर हेडिंग डालेंगे रुधिर वर्ग, ठीक है, यानी कि उसके पेरेंट्स का कौन सा रुधिर वर्ग होगा, तो उनके संतति यानी कि बच्चों में कौन सा हो सकता है। तो संतति का रुधिर वर्ग, ठीक है। और इधर अपन इसमें दो टाइप लिखेंगे, हो सकता है, एक तो भाई कौन सा हो सकता है, और एक कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी ब्लड ग्रुप के अंदर आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। हालांकि इसके बारे में आप लोगों को किसी भी बुक के अंदर, मतलब अगर साइंस से पढ़ते हैं तो साइंस वाली बुकों में मिल जाएगा, लेकिन आप नॉर्मल अगर आपकी जनरल साइंस की बुक पढ़ोगे तो ये चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी बायोलॉजी लेवल पर चली जाती है। और बायोलॉजी में भी बहुत अपर लेवल पर 11-12 लेवल की बायोलॉजी में ये पढ़ाया जाता है और ये समझाया जाता है। लेकिन अपने को तो यहाँ ज़्यादा समझना है नहीं, ना अपने को ज़्यादा इसमें कोई उलझना है। अपने केवल याद रखना है कि अगर रुधिर वर्ग A क्रॉस A हुआ, यानी माता का भी एक और पिता का भी A, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, या तो A होगा या फिर बच्चे का हो जाएगा O। ऐसे ही नहीं हो सकता है वो कौन सा, तो B नहीं हो सकता और ना ही AB हो सकता, ठीक। ये हुआ पहला वाला कंप्लीट। दूसरा है अगर A और B, यानी एक माता का A हो या पिता का A हो जाए तो माता का B हो जाएगा, यानी एक दूसरे का उल्टा, किसी का A तो किसी का B, तब आपके हो सकता है कि उसके संतति का A भी हो जाए, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है। लेकिन नहीं हो सकता ऐसा हो ही नहीं, ही नहीं भाई, कोई ना कोई तो ब्लड होगा ही होगा उसके अंदर, ठीक है। चलो तीसरा आ जाता है, अगर एक का A है और दूसरे का AB हो, मिक्स में है, तो उसके हो सकता है A का O B हो या AB हो, लेकिन O कभी नहीं हो सकता, ठीक। फिर चौथा जो है वो आप लोगों के आ जाता है, अगर A हो और आपके O हो तो क्या होगा, तो या तो A होगा या फिर आपके O हो जाएगा, जो ऊपर आ चुका है केस। हो कौन सा नहीं सकता, तो B और AB कभी नहीं हो सकता। पांचवा केस आपके आ जाता है कि B दोनों का ही B और B ही हो, तो या तो B होगा या फिर O होगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा A या फिर AB, ये नहीं हो सकते, ठीक है। अभी आगे और रहे हैं वो लिखेंगे अब। तो ये वही चल रहा है, इधर अपने पेरेंट्स का रुधिर वर्ग चल रहा है, इधर अपने हो सकता है और नहीं हो सकता। तो मैं इधर हो सकता है ये वापस लिखवा रहा हूँ, ये तो ठीक है। और एक सेकेंड, इसको ऐसा करिए, वापस लिख लीजिए। तो अपन इधर क्या लिख रहे हैं, BG ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, पेरेंट्स के। इधर हो सकता है, और जो नहीं हो सकता वो यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए कौन सा हो सकता है भाई, पेरेंट्स का जो है अपन ने B तक बात कर ली। अब अगर एक हो जाए B और एक हो जाए AB, तो हो कौन सा सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, लेकिन O कभी नहीं हो सकता। उसके बाद अगर B हो और O हो जाए, देखो अपन ने लास्ट कितने तक 5 केस थे,
ये नेक्स्ट अपना 6 केस और ये इधर 7 केस कि बी और ओ हो जाए तो या तो बी होगा या ओ होगा, लेकिन कभी भी ए या ए बी नहीं हो सकता। नेक्स्ट 8th नंबर पर आ जाता है ए बी गुणा ए बी हो तो, ए बी गुणा ए बी हो तो ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ओ कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही 9th नंबर पर आपके आ जाता है कि अगर ए बी हो और ओ हो जाए। भाई देखो अब इसके अंदर है ना ये एक फादर का चल रहा है और क्रॉस में मदर का, ये मान के चल लो, ऐसे बस इस केस को ले लो कि अगर फादर का ए हो जाए तो मदर का ए हो जाए, दोनों का सेम सेम तो ये होगा, फादर का ए तो मदर का ए बी हो जाए, अगर फादर का ए मदर का ए बी हो जाए, फादर का ए और मदर का ओ हो जाए, फिर अपने बी वाले चारों केस, ठीक है, बी 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 ए बी बी ओ ए बी और ओ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा, लेकिन कभी भी ए बी या ओ नहीं हो सकता। और लास्ट अपने 10th नंबर पर दोनों का ओ ही हो तो हो सकता है कि ओ ही आए, ठीक है। अगर पेरेंट्स दोनों का ही, मतलब माता और पिता दोनों का ओ हो जाए तो फिक्स है कि बच्चे का ओ ही होगा, कभी भी बच्चे का ए बी या ए बी अलग अलग नहीं हो सकता, यानी ए बी ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता और ए बी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये रुधिर वर्ग की जो वंशागति आज बताई है ये जरूर से रट लेना दोस्तों। बाकी चीज़ें तो जो है आपको जनरली सब जगह मिल जाती है और ये आप लोगों ने पढ़ी भी है कि कौन से वर्ग में कौन सा एंटीजन है और कौन सा एंटीबॉडी है और कौन से रुधिर का आप आदान कर सकते हो, यानी ट्रांसफ़र करना है, अगर किसी एक से दूसरे को देना है या लेना है तो आप क्या ले सकते हैं वो आपको बता दिया। लेकिन जो ये रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में बताया है ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। ये आपके दोस्तों साइंस के अंदर, जनरल साइंस में तो आपको यूट्यूब के ऊपर किसी भी टीचर ने या ऑफलाइन में भी किसी टीचर ने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को सीख लेना, क्योंकि ये चीज़ पूछी जा रही है एग्ज़ाम्स के अंदर, और जब पूछी जाती है ना उसके बाद में हमें याद आता है कि अरे यार ये पूछ लिया। तो जब पहले बता रहे हैं तो इसे रट लेना बहुत अच्छे से। ये नोट्स जो है एज इट इज अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें, और अगर आप पीडीएफ का वेट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा और वेट करें, पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। धन्यवाद आप सभी लोगों का, प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हमने दोस्तों जो है ये तो बोल दिया कि शेयर विथ योर फ्रेंड्स और पूरा कर दिया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, वो देख लो आप, और वो ये है दोस्तों कि अपने जो है इसमें देखो ये अपन ने डिस्कस कर लिया, क्या रक्त समूह पढ़ लिया और रक्ताधान पढ़ लिया है। अब अपने कल आएगा लेक्चर, वो होगा RH फैक्टर के ऊपर, RH कारक के ऊपर। उसके बाद में ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, रोगाणु और मानव स्वास्थ्य, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य और मानव रोग। इसका मतलब है ये पूरे में आपको रोगों के बारे में पढ़ना है और रोग के कारण निवारण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको अपन करेंगे अगले वीडियो में। अपना देख लो बायोलॉजी का मेजर पोर्शन जो है 2 वो कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्द, अगस्त में ही अपन जो है 50% तो इसका देख लो। बायोलॉजी अगर पूरी हो जाती है तो बाकी जो कोर्स है ना केमिस्ट्री और फिजिक्स वो जल्दी पढ़ता है, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, प्यार इसी तरह बनाए रखना। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।